नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, CMP डिग्री कॉलेज इलाहाबाद। आज आपके साथ आर के मर्टन के प्रकारवाद एवं मध्यवर्ती सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर के मर्टन 20वीं शताब्दी के अग्रणीय समाजशास्त्रियों में से एक थे। वे सोरोकिन टैलकट पार्सन्स के शिष्य रहे थे। उन्होंने 1941 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना अध्यापन का कार्य शुरू किया था। उनका विचार था कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में ऐसे सार्थक सिद्धांत बनाए जाएं या ऐसे सार्थक सिद्धांतों की रचना की जाए जिनका अनुभविक परीक्षण किया जा सके। इसके लिए उन्होंने मध्यवर्तीय सिद्धांतों का निर्माण किया जो अंतः संबंधी अवधारणाओं के तार्किक रूप में सीमित क्षेत्र से संबंधित होगा और यह सिद्धांत छोटी प्रकल्पनाओं और बृहत अमूर्त सिद्धांतों के बीच की दूरी को कम करेगा। इनका मुख्य योगदान प्रकारवादी के रूप में माना जाता है। मर्टन ने प्रकारवाद को सामाजिक संरचना के साथ जोड़ा। मर्टन का समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र से प्रेरित है या सामाजिक मानव शास्त्र से आया है। जिस प्रकार पार्सन्स ने यूरोप के विचारकों बेबर दुर्खीम की कृतियों का विश्लेषण कर क्रिया व्यवस्था के सिद्धांत को विकसित किया, मर्टन ने रेडक्लिफ ब्राउन मैलिनोव्स्की के अध्ययन से प्रकारवाद को परिभाषित किया और संरचना के विश्लेषण के लिए नए पैराडाइम तैयार किए। मर्टन ने प्रकार्य को परिभाषित भी किया। मर्टन के अनुसार प्रकार्य वे गतिविधियां हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था से अनुकूलन करती हैं। मर्टन ने प्रकार्य की परिभाषित करने के साथ साथ दुष्प्रकार्य या डाई फंक्शंस को भी परिभाषित किया। मर्टन के अनुसार जब व्यक्ति की गतिविधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती तो वह दुष्प्रकार्य है, अर्थात जब वो व्यवस्था को बनाए रखने में अवरोध उत्पन्न करती है तो वो दुष्प्रकार्य कहलाता है। मर्टन ने प्रकार्य और दुष्प्रकार्य को ही परिभाषित नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य को भी परिभाषित किया। मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य वे हैं जो किसी व्यवस्था में योगदान के संदर्भ में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं, अर्थात उन योगदानों के परिणाम पहले से ही सुनिश्चित होते हैं, अर्थात हमें पहले से ही उनके बारे में जानकारी होती है कि इस कार्य का ये परिणाम या ये फल होने वाला है। अप्रकट प्रकार्य मर्टन के अनुसार वो प्रकार्य जो किसी व्यवस्था में योगदान के संदर्भ में सुनिश्चित या अनुमानित नहीं होते, उन्हें हम अप्रकट प्रकार्य कहते हैं, अर्थात जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता या जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के कार्यों को मर्टन ने अप्रकट प्रकार्य कहा। मर्टन ने अपने मध्यवर्तीय सिद्धांत के बारे में जब बात की तो मर्टन ने सबसे पहले इसे 1959 में मध्यवर्तीय सिद्धांतों की बात को उठाया और उन्होंने अपनी फेमस बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957 में इस सिद्धांत को सबसे पहले रखा और अपने प्रारंभिक अध्याय में ही उन्होंने मध्यवर्तीय सिद्धांत को परिभाषित किया। मर्टन के अनुसार मध्यवर्तीय सिद्धांत वह हैं जो अनिवार्य रूप से कामकाजी प्रकल्पनाओं और विशाल तथा संपूर्ण समाज को सम्मिलित करने वाले सिद्धांत के बीच होता है, अर्थात जो वर्किंग हाइपोथेसिस है, कामकाजी परिकल्पनाएं हैं और उनके और जो संपूर्ण समाज को विविधता को अपने अंदर ले लेते हैं या संपूर्ण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के जो वृहत सिद्धांत हैं, इन दोनों के बीच के सिद्धांत को मर्टन ने मध्यवर्तीय सिद्धांत या मिडिल रेंज थ्योरी कहा। मध्यवर्तीय सिद्धांत में निम्न स्तर पर छोटी छोटी प्रकल्पनाएं होती हैं
और इन प्रकल्पनाओं में समान रूप से पाए जाने वाली अवधारणाओं को लेकर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वे मध्यवर्तीय सिद्धांत होते हैं। ये मध्यवर्तीय क्यों है? ये मध्यवर्तीय इसलिए कहे जाते हैं कि इसके ऊपर वृहत सिद्धांत होता है जो समाज की संपूर्ण विविधता को अपने अंदर समेट लेते हैं। मर्टन पार्सन्स के वृहत सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि किसी भी सिद्धांत को निर्माण करने के लिए ढेर सारी अनुभविक सामग्री चाहिए और समाजशास्त्र के पास अभी इतनी सारी अनुभविक सामग्री नहीं है। तो हमें सबसे पहले उन अनुभविक सामग्रियों का संचय करना है, मध्यवर्तीय सिद्धांत बनाने हैं और जब हमारे पास पर्याप्त अनुभविक सामग्री हो जाएगी तब हम वृहत सिद्धांतों का निर्माण भी आसानी से समाजशास्त्र में कर सकेंगे। पार्सन्स और मर्टन का विवाद खाली उन दोनों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने सिद्धांतकारों को दो खेमों में बांट दिया था। एक खेमे के अग्रणी पार्सन्स थे, जिनके अनुसार तार्किक आधार पर संपूर्ण समाज को अपने दायरे में लेकर वृहत सिद्धांत बनाया जा सकता है। दूसरे खेमे के अग्रणी मर्टन थे। मर्टन अनुभविक तथ्यों का अभाव तो पहले से ही मानते हैं। तो उनका तर्क क्या था? उनका तर्क यह था कि सिद्धांत के कई स्तर होते हैं और जब हम समाजशास्त्र में जब हम सिद्धांतों का निर्माण करने लगते हैं तो हमें हमेशा निचले स्तर से ही शुरुआत करनी चाहिए। मर्टन ने बताया आगे कि मध्यवर्तीय सिद्धांत जो है वो अनुभविक आधार पर होते हैं। अनुभविक आधार कुछ और नहीं बल्कि व्यक्ति या समूह का अनुभव है जो हम प्रतिदिन घटनाओं का अवलोकन करते हैं तथा उसके आधार पर हम नई नई प्रकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। दूसरा, मर्टन के अकॉर्डिंग मध्यवर्तीय सिद्धांत अमूर्त होते हैं। इसमें नियमितता पाई जाती है, सामान्यीकरण होता है तथा मध्यवर्तीय सिद्धांत वृहत सिद्धांत और छोटी छोटी प्रकल्पनाओं या सूक्ष्म प्रकल्पनाओं के मध्य होते हैं। मध्यवर्तीय सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सूक्ष्म कार्यवाहक प्रकल्पनाओं के बीच होता है और जो दिनचर्या के अनुसंधान में नजर आते हैं। इसके अंतर्गत वह संभव प्रयास जिसके द्वारा एक संगठित सिद्धांत का निर्माण किया जा सके तथा वह सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन के अवलोकित समानताओं का वर्णन कर सके। मध्यवर्तीय सिद्धांत का निर्माण समाजशास्त्र में वास्तविक खोज को दिशा देने में सहायक होता है। यह सामाजिक व्यवस्था के सामान्य सिद्धांतों के नीचे होता है जो कि किसी भी सामाजिक व्यवहार, संगठन, परिवर्तन के वास्तविकता की तरह नहीं होता। मध्यवर्तीय सिद्धांत सामाजिक प्रघटना के किसी सीमित पहलू का ही अध्ययन करते हैं, संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करते। वो केवल सीमित पहलुओं का, एक सीमित क्षेत्र या एक सीमित पहलू का ही अध्ययन करते हैं। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का सिद्धांत, भूमिका संघर्ष का सिद्धांत, भूमिका पुंज का सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आपके मध्यवर्तीय सिद्धांत के दायरे में आते हैं। मध्यवर्तीय सिद्धांत सार्वभौमिक सामान्यीकरण से कुछ ज्यादा होता है क्योंकि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों में अवलोकित समानताओं को सार के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो मर्टन ने भूमिका पुंज को मध्यवर्तीय सिद्धांत का एक उदाहरण के रूप में लिया और इसको अगर हम विस्तृत रूप से देखते हैं तो उन्होंने बताया कि भूमिका पुंज के सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा को समझना पड़ेगा और जो कि एक समाजशास्त्रीय परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति को दर्शाता है जिसमें कुछ अधिकार भी हैं, कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी जुड़ा हुआ होता है।
राल्फ लिंटन ने सामाजिक भूमिका की अवधारणा के बारे में बताया था कि वह व्यक्ति का परिस्थिति में स्थान के हिसाब से किया गया व्यवहार है और जिसकी अपेक्षा भी की जाती है। हर व्यक्ति समाज की बहुपरिस्थिति में या बहुपरिस्थिति से में जुड़ा हुआ है और हर परिस्थिति की भूमिका पहले से निर्धारित होती है। और मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज का सिद्धांत सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा से शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति के पास कई सारी भूमिकाएं होती हैं, परंतु एक भूमिका पुंज बहुलक भूमिका के सिद्धांत से अलग होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो उदाहरण के लिए अगर एक स्कूल टीचर के भूमिका पुंज के अंतर्गत हम देखते हैं तो वह एक सहकर्मी हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक वार्डन हो सकता है, एक प्रिंसिपल हो सकता है, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मेंबर आदि कुछ भी हो सकता है। और मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज एक छवि है जो सामाजिक संरचना के एक भाग के रूप में प्रतीत होता है। इस प्रकार अगर हम भूमिका पुंज सामाजिक संरचना में व्यक्ति के कई सारी भूमिकाओं से जोड़ देता है तथा इस सिद्धांत का प्रयोग हम सापेक्षित रूप से समाजशास्त्रीय विश्लेषण में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। भूमिका पुंज का जो सिद्धांत है वह यह दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक संरचना का एक हिस्सा भूमिका द्वारा प्रक्रिया को अंजाम देता है। यह भी देखने में आता है कि मध्य स्तरीय सिद्धांत में विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्यवस्था से कैसे वो जुड़ा हुआ है, जैसे कि वह मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या प्रकार्यवादी विश्लेषण या पार्सन्स के सिद्धांत के अनुसार देखा जा सकता है। मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक कमजोर जाल की तरह होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। इसमें मध्य स्तरीय सिद्धांत सार्वभौमिक वास्तविक पुष्टि के द्वारा उनको ठोस आधार प्रदान करते हैं। अगर हम भूमिका पुंज के सिद्धांत को मध्यवर्तीय सिद्धांत के रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि समाज में एक परिस्थिति की कई सारी भूमिकाएं हो सकती हैं। दूसरा, भूमिका पुंज का सिद्धांत नए प्रकार की सैद्धांतिक समस्याओं और प्रकल्पनाओं को जन्म देता है। तीसरा, भूमिका पुंज की अवधारणा हमें सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त संरचनात्मक समस्याओं को जानने में मदद करता है। चौथा, यह अवधारणा हमें नए प्रश्नों की ओर इशारा करते हैं कि किस प्रकार सामाजिक प्रणाली समाज में उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मध्यवर्तीय सिद्धांत के विश्लेषण से हम सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों को जान सकते हैं बिना उनके ऐतिहासिक वर्णन के या बिना उनका ऐतिहासिक वर्णन जाने बिना हम उनके विभिन्न सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों को आसानी से जान सकते हैं। अतः मध्यवर्तीय सिद्धांत हमें सामान्य तथा विशिष्ट के बीच के जुड़ी हुई समस्याओं को समाधान करने में मदद करता है। अतः अंत में मध्यवर्तीय सिद्धांत ऐतिहासिक सामान्यीकरण से संबंधित नहीं है, अपितु वह विश्लेषणात्मक युक्त तरीके से यह जानने का प्रयास करता है कि कौन सी सामाजिक प्रणाली ज्यादा व्यवस्था लाती है और कम संघर्ष उत्पन्न करती है। आज हमने यहाँ मध्यवर्तीय सिद्धांत और प्रकार्यवाद को बताने की कोशिश की। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट या ये अवधारणा काफी हद तक क्लियर हो गई होगी।